नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, हम पढ़ रहे थे, आपको मैंने भूगर्भीय चट्टाने का वीडियो पहले करा दिया था। हमें प्राकृतिक भूगोल स्टार्ट करनी थी, पर्वतों के निर्माण और उत्थान के बारे में पढ़ना था। मोस्ट हिमालय, ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ना था। देखिए, हिमालय या पर्वतों का उत्थान, पर्वत बने कैसे, इनके बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो पर्वतों का उत्थान कैसे हुआ, पर्वतों में बलन कैसे पड़े, पर्वतों के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो पर्वत हिमालय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 सिद्धांत है, आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कोई पर्वत समझने में दिक्कत ना हो। इसमें आपको पहला सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया था, वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। इसमें आप पढ़ेंगे कि जो हमारे महाद्वीप है वो पहले कभी कार्बोनिफेरस युग में कैसे थे और अब कैसे, वर्तमान काल में कैसे है, ठीक है। तो कैसे प्रवाह हुए वो और कौन कौन सी दिशा में उनका प्रवाह हुआ, ये और उनके प्रवाह होने से कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हम वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में। उसके बाद पर्वत निर्माण की सबसे सटीक व्याख्या जो करता है वो करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत। पर्वत निर्माण की सबसे सटीक बात जो बताएगा वो हमें प्लेट विवर्तन की थ्योरी में ही पता चलेगी, ठीक है। इसमें पता चलेगा कि कुछ प्लेटें होती है, कुछ छोटी और कुछ 6 बड़ी प्लेटें होती है, जो कि उच्चावच है महाद्वीप या महासागर का, ठीक है। उस उच्चावच, उसके नीचे इसे बोलते हैं आप लिथोस्फीयर, सॉरी, जो प्लेटें होती है वो होती है लिथोस्फीयर में, ठीक है। उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है। जो हमारा लिथोस्फीयर है उसमें प्लेट एक क्रमिक रूप में न हो करके छोटी बड़ी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। महासागर में छोटी, महाद्वीपों पर बड़ी, तो कुल मिला के 6 बड़ी प्लेटें हैं। उसके बारे में हम इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको कि द्वीप कई सारे की में जो चेंज होता रहता है प्लेटों में, एक दूसरे घर्षण से, अलग हटने से या फिर पास आने से, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप, सुनामी या फिर पर्वतों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, ये सब जो व्याख्या करता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये जो है सबसे अच्छी व्याख्या करता है पर्वत निर्माण की, ठीक है। उसके बाद एक सिद्धांत है कोवर का भूसंहति का सिद्धांत। इसमें हम आपको बताएंगे कि कोवर ने एक सिद्धांत दिया है, इनका अपना अलग सिद्धांत है। इसमें इन्होंने भूसंहति का सिद्धांत बताया है कि पहले जो सागर था उसमें नदियों द्वारा साथ जमा किया गया और उसमें बलन पड़ गया। उसी के कारण जो है तिब्बत का पठार, मतलब पठार मान लीजिए या फिर पर्वत मान लीजिए, उनका जो है उत्थान हुआ, ठीक है, बलन पड़ने के कारण। तो ये 3 है। और भी है होम्स का संवहन तरंगों पर बेस है, होम्स का नियम है या और है, पर वो अभी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पर्वतों का निर्माण समझने के लिए ये 3 सिद्धांत है जो जरूरी सिद्धांत है, आप पहले वो पढ़ लीजिए। उसके बाद हम हिमालय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैगनर का सिद्धांत। वैगनर महोदय ने क्या बताया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। वैगनर महाद्वीपीय
प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, तो वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि आज से 200 बिलियन वर्ष पहले, आई मीन कार्बोनिफेरस युग में, जितने भी हमारे ग्लोब पर आपको एक महाद्वीप दिखते हैं, चाहे आप उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग न होकर एक ही जगह थे। ठीक है ना, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। तो जितने भी महाद्वीप है वो छिन्न भिन्न न होकर एक जगह स्थित थे। ठीक है, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। ये कार्बोनिफेरस युग की बात है। ठीक है, 200 बिलियन वर्ष पहले की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ वेगनर महोदय ने क्या सिद्धांत दिया कि हमारी जो पृथ्वी थी, मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है। तो जो आजकल जो जितने भी हमारे महाद्वीप है जो अलग अलग है, वो पहले अलग अलग ना होकर एक ही जगह थे, दक्षिणी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ ये। ठीक, इसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया। क्या दिया? पेंजिया। ये आपको दिख रहा है ना, इसका नाम उन्होंने पेंजिया बताया। ठीक, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पेंजिया महाद्वीप था। ठीक है, जितने भी महाद्वीप है सबको मिलाकर जो 200 बिलियन वर्ष पहले पेंजिया नामक एक महाद्वीप था, और इसके चारों तरफ पैंथालसा समुद्र था, एक विशाल महासागर का निर्माण था। ठीक है, ये क्या है? पैंथालसा। ठीक है, आगे क्या हुआ? कार्बोनिफेरस युग में आगे चलकर क्या हुआ? पेंजिया का विखंडन हो गया, पेंजिया टूट गया। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि इसमें यूज होगा। जो पेंजिया है इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। इसमें एक तो होती है सियाल, SIAL, आप ऐसे बना लीजिए इसे। एक होती है सीमा, ये होता है निफी, NEFI, या NIFE होता है, सॉरी NIFE। ठीक है, इसका घनत्व तो कम होता है, इसका अधिक होता है, इसका सबसे अधिक। कम घनत्व, अधिक घनत्व, सबसे अधिक। आपको मैं विश्व भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा, तब आपको पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो 3 लेयर्स में विभाजित है। ठीक है, उल्टा बना, सॉरी। तो हमारी पृथ्वी है इस टाइप की है। ठीक, क्या है ये? सबसे ऊपर 0 से
30 क्रस्ट, CURST, 30 से लेके 2900, 2900 से लेके सबसे नीचे 6370, इसी संख्या में, ठीक है, 370। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये क्या हो गया, कोर। इसी में भी दो भाग है, इसके दो भाग है, ये मान लीजिए आप 551 के आसपास, और यहाँ मान लीजिए आप सॉरी ये 700, ये 5000 5100, सॉरी, ठीक है। ये है 030 क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ठीक है। ये लोअर, ये अपर कास्ट, अपर कोड, सॉरी आउटर कोड, ये इनर कोड। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये विश्व भूगोल में क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर है, ठीक है। क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, 30 से 2900 लेकर 63,373 आपका है कोर, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ क्रस्ट में क्या क्या होता है। क्रस्ट में होता है आपका सिलिकॉन होगा और एल्यूमिनियम, सियाल, इसे बोलते हैं सियाल। इसमें क्या होता है, मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में आपके क्या होता है, निफी, NiFe, निकल और फेरस, ठीक है। जो क्रस्ट होगी उसका घनत्व सबसे अधिक होगा, सॉरी कम घनत्व, मेंटल अधिक, और ये क्या होगा, अत्यधिक। नीचे नीचे का घनत्व बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सियाल जो है क्रस्ट को बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं, निफी को कोर। ये पृथ्वी जो पेंजिया बना था हमारा, उसमें 3 चीज का यूज है, ठीक है। 3 चीजों से बनी है सियाल, सीमा। तो क्या है, सियाल जो है सीमा पर तैरता है, क्यों, मेंटल में क्या होता है, मैग्मा, ठीक है। जब मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, जब समझाऊंगा आपको, मैग्मा होता है, मैग्मा के ऊपर तैरता है। कम घनत्व वाला सियाल अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैरता है। ठीक है, कम घनत्व वाला सियाल अधिक घनत्व वाली सीमा पर तैरता है। ये पेंजिया के लिए मैंने आपको समझाया है, ठीक है। हम आते हैं वेगनर के सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों। ये पेंजिया, तो इसका नाम क्या रख दिया, जो महासागर था पैंथालासा, ये पेंजिया रख दिया, ठीक है। जो पेंजिया था हमारा, ठीक है, मैं आपको यही समझा रहा था, मैंने अभी समझाया था आपको कि जो पेंजिया था, वेगनर के अनुसार पेंजिया की आंतरिक संरचना, मैंने आपको बताया अभी कि वेगनर महोदय के अनुसार पेंजिया की आंतरिक संरचना में, पेंजिया की आंतरिक संरचना में किसका यूज हुआ, सियाल, सीमा
निफी, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनका यूज है। बैनर महोदय कह रहे हैं कम घनत्व वाला सियाल अधिक घनत्व वाली सीमा पर तैर रहा है, परवाह कर रहा है लगातार कई वर्षों से, ठीक है। जो सीमा है इसका घनत्व अधिक होगा, इसका अत्यधिक घनत्व होगा, इसका घनत्व कम होगा, तो कम घनत्व वाला सियाल अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया तैर रहा है, ये बात याद रखने योग्य है। उसके बाद ये पेंजा, ये पैंथालसा। कुछ समय बाद पेंजा का भी विखंडन हो गया, ठीक है। ये दो भागों में विभक्त हो गया। कैसे हो गया? ऐसे, ठीक। ऐसे अगर विभक्त होता है, दो भागों में बढ़ गया पेंजिया। क्या क्या नाम पड़ा इनका? नीचे वाले भाग को कहेंगे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, या फिर लोरेशिया, एक ही नाम है, ठीक है। अंगारा लैंड और लोरेशिया एक ही नाम है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, बैगन महोदय ने बताया कि जो, शुरू से बताता हूँ आपको, बैगन महोदय ने क्या बताया, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो वर्तमान स्थिति है, सारे महाद्वीप अलग अलग छिन्न भिन्न न होकर एक ही जगह स्थित थे। दक्षिणी गोलार्ध में पेंजा नाम से एक ही जगह स्थित था, जिसका नाम पेंजा था, ठीक है। जो पेंजा है, अगर हम पृथ्वी आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, उसके तीन भाग है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर कोर। तो जो क्रस्ट में होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम, सॉरी सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मैंटल में आएगा उसमें होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम, उसके नीचे आएगा निकल, इसका मतलब ये निकल और फेरस, ठीक है, नेफी। ये हो गए तीन भाग, तो वो इसमें सब है। तो बैनर महोदय कह रहे हैं हमसे कि अगर हम क्रस्ट मिले घनत्व तो कम है, मैंटल घनत्व अधिक है और कोर का घनत्व अत्यधिक है, 13 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो बैगनर कह रहे हैं कि कम घनत्व वाला सियाल पृथ्वी में जो 0 से लेके 30 किलोमीटर, कम घनत्व वाला सियाल अधिक घनत्व वाले सीमा, मेंटल का ऊपरी मेंटल मान लीजिए, ठीक है, अधिक घनत्व वाले सीमा पर लगातार परवाह कर रहा है। तो बैगनर महोदय ने बताया कि जो परवाह कर रहा है, परवाह दो दिशाओं में हुआ, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा। इसके लिए बैगनर महोदय ने हमें दो नियम बताए। एक नियम गुरुत्व बल और प्लवनशीलता का नियम, जो उत्तर की ओर परवाह हुए महाद्वीप, ठीक है। एक नियम चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, जो कि पश्चिम की ओर परवाह हुए महाद्वीप, उनमें लगी चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, इसलिए ज्वारीय बल लगा चंद्रमा का, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। क्या नाम रखा? गोंडवाना लैंड और लोरेशिया, ठीक है। बीच में क्या हो गया? समुद्र। इसके बाद क्या हुआ, जो लोरेशिया है, लोरेशिया में हमारे एशिया आएगा, सॉरी उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप, ठीक है। ये लोरेशिया के भाग है। एशिया में उस समय भारत नहीं था, भारत जो है अफ्रीका का भाग था, ठीक है, उस समय एशिया में नहीं था भारत। तो ये थे हमारे इसके गोंडवाना लैंड में क्या क्या थे? चलो मैं आपको पहले इसी की बताता हूँ क्या हुआ। लोरेशिया जो है हमारा
देखिए पेंजिया का विखंडन हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। जो लॉरेशिया था, लॉरेशिया वाला जो भाग था वो दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उसका दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, एक तो पश्चिम में, इधर पश्चिम, एक उत्तर में, उत्तर में, ठीक है। तो बेगम महोदय ने बताया, अभी मैंने आपको बताया दो बलों का जो उत्तर में प्रवाहित हो रहे थे उसमें एक तो गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल, और दूसरा प्लवनशीलता का नियम। इन दो नियम से, गुरुत्व बल और प्लवनशीलता का नियम, जो तुम्हारे एशिया और यूरोप है वो उत्तर दिशा में प्रवाहित हो गए। और दूसरा नियम, एक नियम और था, दूसरा नियम एक चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, ज्वारीय शक्ति। इसके कारण जो उत्तरी अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है वो पश्चिम दिशा में, उसका जो प्रवाह है वो पश्चिम दिशा में प्रवाह हुआ उसका, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुआ, और जो एशिया यूरोप है वो उत्तर दिशा में प्रवाहित हुए। कुछ समय बाद जब ये दोनों बल लग गए, आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर जुरेसिक युग में, आगे चलकर जुरेसिक युग में जो है गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो गया, गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो गया। इसमें क्या हुआ, एक मिनट, ये बल आपने लिख लिए, गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय शक्ति, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, जुरेसिक युग में जो गोंडवाना लैंड है इसका विखंडन हो गया। इसमें क्या हुआ, आपका दक्षिण अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का प्रवाह अलग अलग हुआ चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण। दक्षिण अमेरिका पश्चिम में पहुंच गया, ठीक है, भारत उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी पूर्व दिशा में हुआ, ठीक है। मतलब इसका विखंडन हो गया, ये अलग अलग दिशाओं में प्रवाह हुआ इनका। तो कहने वाली बात क्या है कि इनके प्रवाह के कारण इनका सबका प्रवाह हो गया। जो पेंजिया सिर्फ मात्र अफ्रीका के अवशेष, कहने वाली बात यह है कि जो पेंजिया है मात्र अफ्रीका रह गया सिर्फ, ठीक है ना, अवशेष मात्र अफ्रीका रह गया पेंजिया। पेंजिया क्या बचा, सॉरी पेंजिया नहीं, एक तरह से गोंडवाना लैंड मान लो, उसमें सिर्फ अफ्रीका बचा जहां है। उसके बाद देखिए विज्ञान महोदय कहते हैं जब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, तब क्या हुआ, आंध्र महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है। तब क्या बना, जब तुम्हारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, तब आंध्र महासागर बना, जैसे कि हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं, ठीक है। और जब भारत जुरेसिक युग में जब भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, तो उसमें क्या बना,
हिंद महासागर का जन्म हुआ। हिंद महासागर, हिंद महासागर का जन्म किस कारण हुआ? भारत जब उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हिंद महासागर बना, जब अमेरिका इधर आता तो महासागर कौन सा? अटलांटिक, तो महासागर बने। उसके बाद बेगनर महोदय ने कहा महासागर का निर्माण कैसे हुआ ये आपको बताया। उसके बाद पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? हम पढ़ा तो पर्वतों के लिए रेस, तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? देखिए बेगनर महोदय कहते हैं बेगनर महोदय कहते हैं कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा, जब उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तब एक रुकावट आई, जिस कारण उनमें बलन पड़ गया और रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ये देखिए, अगर ये दक्षिण अमेरिका है नीचे, ठीक, तो यहाँ जो पर्वत है इसका नाम रॉकीज है और इसका एंडीज है, ठीक। इनका निर्माण कैसे हुआ? जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, तो एक रुकावट लगी, एक बल लगा और वो रुक गए। उस कारण क्या हुआ? संपीड़न हुआ, बलन हुआ और रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। उनमें बलन पड़ गया। तो बेगनर महोदय का कहना है प्रवाह रुकने से, तो प्रवाह हो रहा था, किसी चीज की रुकावट के कारण में बलन पड़ गया और एंडीज और रॉकीज का निर्माण हुआ। सेम इसी तरह जब भारत जो है उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा था, तब क्या हुआ? जब उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा था, तो उसमें भी जो एक रुकावट आई, ठीक है, एक रोक लगी, एक बल लगा, उसके कारण हिमालय का उत्थान हुआ, ठीक है। तो हिमालय का उत्थान आपको बता दिया कैसे हुआ। एक तरह से ऐसे मान लीजिए आप, जब भारत प्रवाहित हो रहा था उत्तर पूर्व दिशा में, तो टेथिस सागर में अवसादों में बलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो बेगनर महोदय का कहना इतना ही था कि हिमालय की रॉकीज एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने आपको जो समझाया उसी तरह से बताया, ऐसे हुई। लेकिन आने वाले टाइम में, ये तो मैंने आपको पर्वतों का निर्माण पढ़ाने के लिए ये बताना जरूरी था, इसलिए ऊपर से बताया। लेकिन आने वाले टाइम में बेगनर के सिद्धांत की जो कुछ बातें आलोचना भी हुई और कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं इन्होंने, लेकिन कुछ आलोचना भी है। तो आलोचना और सब कुछ जो डिटेल में पढ़ाना है वो आपको आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे क्योंकि हिमालय स्टार्ट करना है, पर्वतों का निर्माण, तो मैं आपको बेगनर का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कोवर का सिद्धांत, ये तीन चीज एक इनका बेसिक आधार समझा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि पर्वतों की उत्पत्ति किस बेस पर हो रही है, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, जब भारत का भूगोल खत्म होगा तो मैं आप इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नमस्कार।